बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, क्योंकि उत्तराखंड लाइव ये प्रोग्राम है और उत्तराखंड की खबरों की बात करना बेहद लाजमी। अब उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है। टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट दिया गया है और देहरादून, चंपावत और नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में 30 तक अब बारिश की संभावना है। लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट है। उत्तराखंड में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना बनी है। पिछले 2 सप्ताह से अगर बात करें, लगातार बरसात उत्तराखंड में दस्तक देती जा रही है। तो देहरादून, चंपावत और नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब बरसात का कहर लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में 30 तारीख तक बारिश का अलर्ट दिया गया। लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट है और अब ठंड का एहसास बढ़ा दिया है इस बरसात ने। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया गया है। अब बारिश के अलर्ट के चलते लोग पूरी तरह से अलर्ट है। अब ऐसे में टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का ये अलर्ट दिया गया है और साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है, क्योंकि भारी बरसात का ये अलर्ट है। पिछले कुछ समय से लगातार उत्तराखंड में अगर बात करें तो लगातार बरसात अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों में मौसम की मार देखने को मिल रही है और उसकी ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब ऐसे में लगातार बरसात कहर बरपाती जा रही है पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर और साथ ही साथ उसकी बानगी आपको दिखा रहे किस तरीके से तस्वीर जो सामने आई है। बरसात के बाद हालात क्या है? सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर जल जमाव, जल भराव जैसी हालात हैं, जिसके चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर उत्तराखंड में ऐसी हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, जहां पर जल भराव के चलते तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम एक्सीडेंट्स का कारण भी इस तरीके की मौसम की जो बारिश है वो बनती है, क्योंकि ऐसे में सड़कों पर फिसलन हो जाती है, जल भराव हो जाता है। अब ऐसे में लोग चोटिल भी होते हैं। बात अगर पहाड़ी राज्य की करें, पर्वतीय क्षेत्रों की करें, उत्तराखंड क्योंकि आपने पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर जाना जाता है, जब बरसात की बात आती है तो ऐसे में और भी ज्यादा विषम परिस्थितियां पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती हैं। लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड के चलते तमाम जो रास्ते हैं वो बाधित हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ब्रेक लग जाता है। अब ऐसे में उत्तराखंड में 30 तारीख तक के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के लोगों से अपील की गई है कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि लगातार बारिश की संभावना बन रही है। मध्यम से भारी दर्जे की बारिश यहां पर रिकॉर्ड की जा सकती है। लगातार बारिश के चलते तापमान में भी एक गिरावट है और हल्का सा ठंड का एहसास उत्तराखंड की वादियों में इस बरसात के चलते देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से हो रही बरसात के चलते तापमान में गिरावट है। शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे और देर रात मौसम ने करवट ली और देहरादून में झमाझम बारिश ने गर्मी से काफी राहत देने का काम भी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, बरसात के चलते उत्तराखंड में जो हालात हैं वो दयनीय बन चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, मैदानी इलाकों में जल भराव, जल जमाव की स्थिति, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। आने वाली 30 तारीख तक के लिए बरसात का अलर्ट दिया गया। हरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए बस जिस तरह से उत्तराखंड के मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। देर रात की अगर बात करें तो देहरादून के तमाम जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली, जिससे कि सड़कों से लेकर के तमाम जगहों पर जो गलियां हैं वहां पर भी जलभराव की स्थिति बनी थी। इसके साथ ही आज की अगर बात करें वसंत, तो आज भी मौसम फिर से बना हुआ है बारिश का और ऐसे में बारिश होने की पूरी संभावना है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आने वाले कुछ समय तक, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है तमाम जगहों पर, खासतौर पर गढ़वाल और कुमाऊं यानी कि टिहरी और चमोली, दुधिया के साथ साथ बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों पर भी
भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में भी देर रात की बारिश हुई थी। हालांकि अभी भी कहीं ना छुटपुट जो बारिश है वो देखी जा रही है। और इसके अलावा अभी की अगर बात करें तो इस समय मौसम घना बना हुआ है। कुछ देर में बारिश होने की पूरी संभावना लग रही है। जिस हिसाब से अगर बात करें तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आपदा से जो विभाग है उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल हरीश, ऐसे में अगर बात उत्तराखंड की हम करें, क्योंकि अपने पहाड़ों को लेकर जाना जाता है, पहाड़ी इलाका है। अब ऐसे में जब भी इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो पहाड़ी इलाकों में जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा विकट और विषम हो जाती हैं। अगर बात करें मैदानी इलाकों से, मैदानी इलाकों में तो तमाम समस्याएं हैं हरीश, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये परिस्थितियां और ज़्यादा विकट हो जाती हैं क्योंकि लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। उत्तराखंड में आने वाले समय में इन परिस्थितियों से बचने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? क्या जल निकासी के उचित प्रबंध नजर आ रहे हैं? क्योंकि उससे पहले तो आपको पता है कि तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो इस बरसात में तमाम प्रशासन के दावे भी धुल जाते हैं। हरीश बिल्कुल बसंत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां तक अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हाँ। जलभराव की जैसी समस्याएं और भूधसाव की समस्याएं लगातार बनती रहती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें, बिल्कुल विपरीत यहाँ पर परिस्थितियों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में और भी ज्यादा संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो लैंडस्लाइड की हो, चाहे भूधसाव की हो, और जिसके साथ ही अगर हम सड़क मार्ग की बात करें, गाँव का जो रास्ते होते हैं जाने वाले वो पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ पैदल आवाजाही के लिए पर ही अपना आप को निर्भर रहना पड़ता है। और ऐसे में अगर हम उन इलाकों की बात करें, हालांकि प्रशासनिक तौर पर सभी जगहों को जो ऐसे जो गांव हैं, जो छोटे गांव हैं जहां तक कनेक्टिविटी टूट गई है, तो वहां पर कनेक्टिविटी जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें वैसे तो यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने आपदा सचिव और तमाम जो अधिकारी हैं, जो आपदा से जुड़े जो विभाग हैं, उनको बिल्कुल सतर्क रहने के लिए कहा है। और ऐसे में 24 घंटे के अंदर अंदर सड़क मार्ग हैं उन्हें खोलने के भी आदेश जारी हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएमजेएसवाई की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर जितनी मशीनें लगाई गई हैं और ऐसे में तमाम उन गाँवों को जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम विभाग ने तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों की अगर बात करें, दोनों मंडलों की अगर बात करें तो चमोली, टिहरी, बागेश्वर, चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग के साथ साथ अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अगर कुमाऊं रेंज की अगर बात करें तो वहां पर भी बागेश्वर और चित्तौड़गढ़ जगहों पर भी भारी बारिश होने की संभावना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम दर्शन को लेकर उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़ और अब तक केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं 12 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं और साथ ही बद्रीनाथ में 10,30,000 अब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री में 7 लाख और यमुनोत्री में यह आंकड़ा 6 लाख है। अब ऐसे में अब इतने संख्या में श्रद्धालु जब पहुंचे तो जाहिर सी बात है चारधाम यात्रा को लेकर जो आस्था है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अब तक केदारनाथ में 12 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके, बद्रीनाथ में 10,30,000 का ही आंकड़ा है। तो हम बात अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की करें तो यमुनोत्री में 6 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और गंगोत्री में आंकड़ा 7 लाख श्रद्धालुओं का है जो कि दर्शन कर चुके हैं। तो चारधाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस साल पिछले साल की तुलना में बेहद ज़्यादा उत्साह और आस्था देखने को मिली है। अब देखने की बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता है, क्योंकि अब चारधाम जल्द ही इनके कपाट भी बंद हो जाएंगे और यात्रा पर भी अब अगले समय तक जब तक कपाट खुल नहीं जाते तब तक के लिए विराम रहेगा। और साथ ही साथ अभी देखने को ये मिल रहा है कि भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार चारधाम में पहुंच रही है दर्शन को लेकर। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर चारधाम दर्शन को लेकर देखने को मिलती है। जब यात्रा का समापन देखने को मिलता है उस समय अमूमन ये तस्वीरें सामने आती हैं। एक आस्था का जनसैलाब जो है वो लगातार चारधाम यात्रा में, उसमें बात बद्रीनाथ धाम की हो, केदारनाथ धाम की हो, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की आप कर लें, तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लगातार आंकड़ा बढ़ता जाता है और अब की बार भी देखने को यही मिल रहा है कि जैसे जैसे अंतिम चरण में चारधाम यात्रा पहुंच रही है आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सिंह नेगी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह नेगी, अब जैसे जैसे अब चारधाम यात्रा का समापन नजदीक आ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पिछले साल की तुलना में एक बार बयां कीजिए, अब की बार चारधाम यात्रा में क्या अलग देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए वसंत, जिस तरह से जो चारधाम यात्रा का अब अंतिम जो अक्टूबर का महीना है उसके बाद जो है 15 नवंबर या
19 नवंबर तक चारधाम यात्रा रहती है। उसके बाद जो है अब जो अंतिम पड़ाव पे जिस तरह से बद्रीनाथ हो, चाहे केदार हो, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, लगातार जो है यात्रियों का हुजूम जो है चारों धामों में पहुंच रहा है। चाहे आप बद्रीनाथ की बात करें, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर मैं केदारनाथ धाम की बात करूं तो केदारनाथ धाम लगातार जो है यहाँ पे जो है 15 से 20 हजार लोग जो है प्रत्येक दिन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इस बार की जो यात्रा होगी, जो 2024 की जो यात्रा है, इसमें जरूर यात्रियों को कठिनाइयां जरूर हुई। जब बरसात का मौसम शुरू हुआ था उसके बाद तो सरकार को यात्रा भी रोकनी पड़ी और उसके बाद जो लोग यात्रा पे आए थे वो कम पहुंच पाए। लेकिन इस समय जो है जो अक्टूबर से लेकर सितंबर से लेकर जो अक्टूबर का महीना आता है, पीक पॉइंट होता है। यहाँ पे भी जो यात्रा जो है लगातार बढ़ रही है। अगर गंगोत्री यमुनोत्री की बात करी जाए तो यहाँ पे जो है, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है, यहाँ पे तो यात्री जो है उत्तराखंड का रुख भी कर रहा है और चारों धामों पे जा रहा है, क्योंकि इस समय श्राद्ध पक्ष भी है। और यात्री जो है, अगर मैं बद्रीनाथ धाम की बात करूं तो यहाँ पे पिंडदान करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। चाहे आप देश से नहीं विदेशों से भी यहाँ पे पहुंचते। पिछली बार आपने देखा कि रशिया के लोग भी यहाँ पे पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं इस समय अगर पिछले साल की अगर तुलना करी जाए तो पिछले साल की तुलना में जो है इस साल की तुलना में जो है बराबर आंकड़ा जो है छूने को तत्पर है। क्योंकि पिछले साल जो है 60 लाख से ऊपर यात्री जो है दर्शन करके उत्तराखंड में जा चुके थे। लेकिन अभी का जो आंकड़ा है, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो यात्रा है, जो सरकार ने जो अनुमान लगाया था कि एक रिकॉर्ड यात्रा होगी, और 1 महीने में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले जो है 2 हफ्तों से लगातार जो है यात्री पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये राजस्व कहा जाता है, जिससे राजस्व यहाँ पे मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ये बड़ी ही इस बार की यात्रा हमको देखने को मिलेगा। और रिकॉर्ड यात्रा भी मिलेगी कि इस बार जो है जगह जगह सड़कें बंद की, इसके बाद जो है लैंडस्लाइड हो गया था, यात्री को रुकना पड़ा, और जो है आपका जो है हेली से रेस्क्यू करना पड़ा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को तैनात किया गया। तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है वो अब हमारी समाप्ति की ओर है और एक रिकॉर्ड यात्रा इस बार देखने को मिलेगी हमको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह ने की जोड़े, आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान के पहले चरण की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के बाद महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में अभी तक 12 लाख लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिला दी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑफलाइन सदस्यता अभियान में अभी तक यहां पर बताया जा रहा है कि 1,09,000 सदस्य बनाए गए हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में 3 बूथ ऐसे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। उन्होंने कहा हमारे दूसरे चरण का सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। 2 अक्टूबर तक का दिन हमारे लिए सदस्यता अभियान को लेकर बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा, जिसमें सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने बूथों पर जाएंगे, क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ बीजेपी आगामी दिनों में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बीजेपी के कुनबे में शामिल होंगे। ऑनलाइन सदस्यता 12,05,000 हो चुकी है। ऑफलाइन जहां मोबाइल फोन नहीं थे, ऐसे अभी प्रथम चरण में 1,09,000 की सदस्यता हुई। लगभग 13,14,000 हमारी सदस्यता अभी तक की उत्तराखंड में हो चुकी है। 3 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा को जितने वोट पड़े थे लोकसभा विधान में, जो ज्यादा वोट थे, वो उतने सदस्य बूथ हमारे बन गए हैं। उनमें ऋषिकेश का बूथ क्रमांक 85, मेरा स्वयं का बूथ बद्रीनाथ विधानसभा बूथ क्रमांक 75 और विकास नगर का बूथ क्रमांक 8। ये ऐसे 3 बूथ हैं जहां अभी आज की समझ में आया है कि यहाँ पर भाजपा को जितना मत मिला था उतने सदस्य उनसे ज्यादा, 1-2 सदस्य ज्यादा ये हमारे सदस्य बने हैं। अब क्योंकि सदस्यता अभियान का दूसरा चरण हमारा प्रारंभ हो रहा है, 29 तारीख को मन की बात है। हमने जो लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक बूथ पर हर कार्यकर्ता 100 सदस्य बनाएगा, तो अनेकों कार्यकर्ता बूथ पर गए। हमारे सभी बूथों पर 29 तारीख को भी सदस्यता का काम पूरा होगा कि हमारे यहाँ ऑनलाइन सदस्यता 12,05,000 हो चुकी है। ऑफलाइन जहां मोबाइल फोन नहीं थे,
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने हल्द्वानी में आम जनता के साथ जनसंवाद स्थापित किया और इस दौरान लोगों ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर क्राइम गंभीर अपराधों में अंकुश और बढ़ते हुए नशे के प्रति रोकथाम और साथ ही यातायात को लेकर कई प्रकार के सुझाव मिले हैं। इस पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड नौकरशाह के 50 करोड़ रुपए के चोरी होने की उड़ रही खबरों को लेकर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि फिलहाल संबंधित मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस की मतलब पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत वृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड पुलिस के भवनों को सुधारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले शासन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, 25 करोड़ रुपए हमें जल्दी मिलने वाले हैं गाड़ियों की खरीद के लिए। तो इस तरह से चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो भवन हो और चाहे टेक्नोलॉजी हो, पुलिस विभाग के हर क्षेत्र में हम लोग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आपको जो असर है, आपको मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने मेला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और साथ ही आईसीयू समेत अस्पताल के सभी वार्डों में विभागों में जाकर जायजा लिया कि क्या व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। डीएम ने मरीजों से अस्पताल से मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स की तरफ से बिहेवियर कैसा है, इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं, जिस पर मरीजों ने संतोष जताया है। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि मेला अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाएं संतोषजनक है, लेकिन डॉक्टरों की कमी को जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सभी वार्ड का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ओटी है उसका भी निरीक्षण किया है और जो यहाँ पे लोग एडमिट हैं उनसे भी बात की गई है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, साफ सफाई भी अच्छी मिली है और स्पेशली हमने इनका जो जहाँ पे दवाएं रखी जाती हैं उसको देखा है। तो उसमें जो भी आवश्यक दवाएं हैं, जैसे कुत्ता काटने की दवा है या सांप काटने की दवा है, वो सारी दवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे और कोई भी दवा एक्सपायरी की नहीं पाई गई है। और साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है यहाँ पे और आम पब्लिक से बात की गई तो वो लोग भी संतुष्ट पाए गए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार युवकों ने प्रदर्शन किया। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवकों ने जोरदार नारेबाजी भी की। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर जोरदार प्रदर्शन युवकों की तरफ से किया गया। इस दौरान युवकों ने जिलाधिकारी के सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई करने की मांग भी की। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यदि मांगों पर सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं मिला, सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। जिस प्रकार से हमारे जो बेरोजगार संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े भाई राम कंडवाल जी, वो लगभग 10 दिनों से देहरादून धरना स्थल पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकारें और हमारे नेता इतने 2 मिनट का समय तक उनके पास नहीं है। वो जम्मू कश्मीर जाते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन एक बेरोजगार संघ के मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर आज हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं और जो 14 सूत्रीय मांगे हैं उन पे अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अभी जो नेक्स्ट जो हमारी रैलियां होगी वो केदारनाथ विधानसभा के अंदर होगी, वहाँ पे उपचुनाव होने हैं और बेरोजगार संघ घर घर जाके जो सरकार की करतूतें हैं उनको बताने का कार्य करेगी। और हम चाहते हैं सरकार जल्द हमारे जो 14 मांगी सूत्र हैं इनको जल्द से जल्द मान्य किया जाए, और ताकि हमारे जो भूख हड़ताल पे बैठा हमारे भाई लोग हैं राम कंडवाल जी और उनके साथ जो अन्य साथी हैं, उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज हमारे भाई लोग सब इतने बेरोजगार आज अपने हकों के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं।
साथियों, जैसे कि और मांगे मेरे मित्रों ने आपको बता दी होगी, मैं भी अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर आ रखा हूँ। मैं वनारक्षी प्रतिशत से चयनित छात्रों और मेरे साथ 159 अन्य छात्रों का भी चयन हुआ है। हमारा जो रिजल्ट है 19 जुलाई को लोकसभा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और जो संस्तुति होती है वो विभाग के लिए जारी कर दी गई है। लेकिन विभाग का अभी तक हमें नियुक्ति से कोई भी संबंधित मतलब कोई भी अभी आश्वासन ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे कि सारे छात्र जो है वो असमंजस की स्थिति में और मानसिक जो प्रताड़ना मिल रही है वो जारी है। तो मैं गवर्नमेंट से यही मांग करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और आज देखो 70 दिन होने वाले हैं, करीब रिजल्ट के आने के बाद 2 माह बीत चुके हैं और तीसरा माह स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमको अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिली है। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहूंगा कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो हम बेरोजगार संघ की ओर से हैं और बेरोजगार संघ का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस रैली का आयोजन करवाया। और जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली बात तो जो पुलिस की भर्ती है उसमें हम चाहते हैं कि उम्र सीमा में क्या हो जाए, छूट मिल जाए। कुछ बच्चे जैसे कि 2014 में फिर 19 में भर्ती आती है और फिर 5-5 साल 6 साल बाद क्या आती है भर्ती आती है, तो उस भर्ती के बाद फिर अन्य बच्चों को क्या नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि जो अन्य बच्चे अगर उनको थोड़ा बहुत उम्र में छूट मिल जाए तो उससे क्या होगा, उनको भी मौका मिल जाए। फिर दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ पे जो लिखा है कि राजकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है तो वो एपीआई प्रणाली के आधार पर होगी। तो हम चाहते हैं कि इस प्रणाली को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अगर इस एपीआई प्रणाली के आधार पर होगा तो फिर हमारे यहाँ जो पहाड़ के बच्चे हैं वो मेरिट में क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, जिस कारण से उनका सिलेक्शन होना क्या निश्चित नहीं हो पाते। फिर ये यूपीसीएल, यूजेबीएनएल और पिटकुल वाली जो भर्ती है, इसमें टीजी2 की जो भर्ती है, हम चाहते हैं इसमें सरकार शीघ्र क्या करे, विज्ञापन जारी करे। फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है उसमें जो प्रतीक्षा सूची वगैरह है उनको भी तुरंत क्या करे, जारी करे, जिससे कि अन्य युवाओं को भी क्या मिल सके, मौका मिल सके। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के बाद में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।